हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। जुड़ जाएंगे हमारे साथ सभी लोग। एक बार क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे सेशन को और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। साथ के साथ अगर एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लेंगे बहुत जल्दी। आपको एक सूचना कल मिल गई होगी। सूचना ये है कि आपका जो एग्जाम है जूनियर असिस्टेंट का, किसका है? जूनियर असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम है वो है आपका 24 दिसंबर को। कब है? 24 दिसंबर को जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है। और उससे पहले एक और है यूपीपीसीएस का, तो लग जाइएगा। वैसे भी आपकी बहुत सारी क्लास नहीं चली अभी यूपी जीके की, पिछले काफी दिन से बनती यूट्यूब पर, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब आपका डेली पढ़ना यूपी जीके। रात को 9 बजे डेली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बाकी आपका अगले 1-2 महीने में यूपीएसआई भी होना है। क्या होना है? यूपीएसआई भी होना है। और एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल भी होना है। क्या होना है? यूपी पुलिस कांस्टेबल भी होना है जनवरी-फरवरी तक। तो आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। आप लोग पढ़ाई करिएगा, दुनिया की सारी बातें भूल के पढ़ाई करिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान मत दो, क्योंकि पढ़ाई ही आपकी नैया पार लगाएगी। अभी इकट्ठा किया गया ज्ञान ही आपके एग्जाम में काम आएगा। ज्ञान के अलावा और कुछ भी काम नहीं आने जा रहा है, ठीक है? तो सिर्फ पढ़ाई पर आप फोकस करिएगा। बाकी 2 एग्जाम जूनियर असिस्टेंट और यूपी पीसीएस ये आपके बिल्कुल सामने खड़े हैं, बिल्कुल आपके सामने। आपसे पूछ रहे हैं कि तेरी तैयारी कितनी है। अब भाई आपकी तैयारी कितनी है उसको बता दो जाके, कितनी तैयारी है, ठीक है? चलेगा, हम अपने काम पर आते हैं, काम की बात करते हैं। और काम की बात आप सभी को पता होगा कि हम उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में। आज हमारे वहीं से आगे चलेंगे, तो जुड़ जाएं हमारे साथ सभी लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और आज उसी कार्यपालिका का पार्ट सेकंड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? उसी कार्यपालिका का पार्ट सेकंड करेंगे। और इसके बाद हमारा पार्ट होगा व्यवस्थापिका या विधायिका। क्या होगा? व्यवस्थापिका या विधायिका, और इंग्लिश में इसको लेजिस्लेचर कहते हैं। इस पर बात करेंगे, लेजिस्लेचर पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो व्यवस्थापिका है या फिर विधानमंडल है ये किस तरह से है। विधानमंडल में सदस्यों की संख्या कितना है, कितने सदन का है, अगर सबसे पहले कब गठन हुआ था, कौन सबसे पहले अध्यक्ष बना, सभापति कौन बना, इन सब की हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हाँ, फॉरेस्ट गार्ड की कोई अभी कंफर्म डेट नहीं आई है, तो फॉरेस्ट गार्ड की जब नहीं आई है तो मैं कैसे बता दूं? बताओ, अगर कंफर्म डेट फॉरेस्ट गार्ड की नहीं आई है, यूपीपी की लास्ट डेट पूछ रहे हैं, लास्ट डेट नहीं, उम्र पूछ रहा है, एज की, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले ये 22 वर्ष होता था जब आपकी 41,000 वाली वैकेंसी आई थी, और 41,000 के बाद जब वो 49,000 वाली आई तो उसमें 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया। अब मैक्सिमम 18 से 23, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 23 वर्ष के हैं आप, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी ओबीसी को रिलैक्सेशन 3 साल का और SC/SC को 5 साल का रिलैक्सेशन, तो उनकी तो 23 और 3 25, और ST/SC की 23 और 5 28 हो जाती है। बट जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके पास 23 वर्ष तक मौका है। चलेगा, हम लोग राज्यपाल के चैप्टर पर आते हैं। वर्तमान में प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आप सभी को पता होगा कौन है, आनंदीबेन पटेल। जबकि प्रदेश के पहले राज्यपाल के बारे में बात करें तो मैंने बताया था सरोजनी नायडू। जबकि प्रदेश के पहले महिला राज्यपाल के बारे में बात करें तो भी हमारी सरोजनी नायडू, जो कि 15 अगस्त 1947 को प्रदेश की राज्यपाल बनी, प्रदेश की गवर्नर बनी। ये भारत की भी पहली महिला राज्यपाल है, किसी भी स्टेट की पहली महिला राज्यपाल है भारत में, अर्थात इनसे पहले कोई भी महिला भारत में राज्यपाल नहीं बनी थी। तो आपको पता होगा कौन है, आपकी सरोजनी नायडू। और वर्तमान में कौन है? आपकी एक और महिला है, आनंदीबेन पटेल, ठीक है? चलेगा, हम आते हैं राज्यपाल के कुछ काम। प्रदेश में राज्यपाल के कुछ काम होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति आपने देख ली थी कि प्रदेश का जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इसी राज्यपाल के कुछ काम होते हैं, और काम को हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि कुछ काम इनके कार्यपालिका संबंधी होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ काम इनके, हाँ, मैं यहाँ पे एक एक चीज कवर करूंगा, परेशान मत होइएगा। पॉलिटी के भी आप क्वेश्चन करके आ जाए
बताएंगे जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे आपकी इस क्लास से, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन हम यहाँ पे पॉलिटी का कवर कर लेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब हम विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की पंचायतों के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सारा पॉलिटी का सिलेबस कवर हो रहा होगा उस समय। ठीक है, तो कार्यपालिका संबंधी जब हम कामों को देखते हैं, इनको पहले लिख लेंगे एग्जीक्यूटिव वर्क। हाँ, एग्जीक्यूटिव पावर जो होती हैं, क्या होती हैं? एग्जीक्यूटिव पावर, और इसके साथ साथ विधायी पावर होती है जिन्हें हम लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। कुछ आपातकालीन शक्तियां होती हैं, जिसे हम इमरजेंसी पावर कहते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लगता है, हमारे यहाँ तो वैसे भी 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 10-10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब राज्यपाल के क्या कर्तव्य रहते हैं, हम इनको भी जानेंगे। ठीक है, हाँ जी, चलेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि ओबीसी का 30 वर्ष तक चलता है। भाई 30 वर्ष तक तो मुझे नहीं पता, फिर आपको पता होगा कि 30 वर्ष तक चलता है कि नहीं चलता है। भाई सॉरी, मुझे 30 वर्ष के बारे में नहीं पता। ठीक है, कब से काउंट की जाएगी, ये तो फॉर्म तो आए तब पता पड़ेगा कब से काउंट की जाएगी भाई। ठीक है, चलेगा। तो हम देखते हैं कार्यपालिका संबंधी काम। तो जो राज्यपाल होता है प्रदेश का, क्या होता है? प्रदेश का जो राज्यपाल होता है वो सबसे पहले, देखो आप सभी को पता है कि राज्यपाल के पास समस्त कार्यपालिकी शक्तियां, मतलब उत्तर प्रदेश के जितने भी काम किए जाएंगे वो सब राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, गवर्नर के नाम से किए जाते हैं। तो इसके हाथ में सभी कार्यपालिकी शक्तियां होती हैं। आपने देखा था आर्टिकल 154 में। लेकिन इन कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग वो मुख्यमंत्री की सहायता से करता है, मुख्यमंत्री की सहायता से करता है। तो सबसे पहला जो कार्य होता है प्रदेश में, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का जो काम होगा वो प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगर क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझो चीजों को, जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझोगे समझ नहीं आएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं, मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का भी हो सकता है, उसको, उसका चयन किया जाता है, उसकी नियुक्ति की जाती है। क्या की जाती है आप लोग बताइए? उसकी नियुक्ति की जाती है, या फिर वो निर्वाचित होता है, मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है, या फिर उसको मनोनीत किया जाता है। अगर ये चार ऑप्शन हो, यहाँ पे लिखा हो मुख्यमंत्री डैश लगा हो, चयन होता है उसका, चयन हटा भी दो तो 3 में बताओ, नियुक्ति होती है उसकी, निर्वाचित होता है वो, या फिर मनोनीत होता है। तो आप कैसे बताओगे कि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति की जाती है, वो निर्वाचित होता है, वो मनोनीत होता है? आप लोग बताइएगा कि क्या किया जाता है प्रदेश का, क्या किया जाता है प्रदेश के मुख्यमंत्री का? तो आप लोग बताएंगे, उससे पहले मैं बता देता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। क्या करेगा? प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। इस मुख्यमंत्री के साथ साथ वो मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। जो मिनिस्टर्स होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसकी भी नियुक्ति करने का काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो मिनिस्टर होते हैं इनकी भी नियुक्ति करने का काम करता है हमारा गवर्नर, प्रदेश का गवर्नर। साथ के साथ आपके जो महाधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता, ये सभी आर्टिकल 164 में लिखा है। कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल 164 में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में किए गए? तो आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री संबंधी प्रावधान भी और आपके मंत्रियों के नियुक्ति के संबंधी प्रावधान भी आर्टिकल 164 में। कहा जाता है महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है। किसकी करता है? महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है प्रदेश का राज्यपाल। और अभी प्रदेश में महाधिवक्ता कौन है वर्तमान में? आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है आर्टिकल 165 के माध्यम से। किसके माध्यम से? आर्टिकल 165 के माध्यम से राज्य का गवर्नर राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी करता है। और महाधिवक्ता आर्टिकल 165, महाधिवक्ता राज्य की सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। क्या होता है? सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। साथ के साथ जो पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इसके अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। गवर्नर जो होते हैं वो हमारी पीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। साथ के साथ आर्टिकल 234 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला
जिला न्यायाधीश होंगे, क्या होंगे, जिला न्यायाधीश होंगे और सत्र न्यायाधीश होंगे, क्या होंगे, सत्र न्यायाधीश होंगे। इन सब की नियुक्ति भी करता है राज्य के चीफ जस्टिस की सहायता से। ठीक है, क्या करता है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। हालांकि ये सभी न्यायाधीश जो राज्य का लोक सेवा आयोग होता है उसी की रिकमेंडेशन पर वो इनकी परीक्षा लेता है, एग्जाम लेता है और उसके बाद नियुक्ति पत्र राज्यपाल के नाम से दिए जाते हैं। तो प्रदेश का जो राज्यपाल होगा उसके कई सारे नियुक्ति संबंधी प्रावधान है, कई सारे नियुक्ति संबंधी उसके पास शक्तियां होती हैं। उसमें होता है कि वो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है, सत्र न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। जिला न्यायाधीश प्रदेश में 75 जिला हैं तो यहाँ पर 75 जिला न्यायाधीश बनाए जाएंगे और उनके साथ साथ सत्र न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जाएगी। अब आप कहोगे कि क्या जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश अलग अलग होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते अलग अलग। आप जब किसी कोर्ट में गए होंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओ, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में, आप भी किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते होंगे। तो जब आप किसी कोर्ट में गए होंगे तो कोर्ट में एक कोई रूम होगा जज का, उसके बाहर एक पट्टी लगी होगी, उस पर कोई नाम लिखा होगा, उस पर कोई क्या लिखा होगा, नाम लिखा होगा और उसके नाम के नीचे लिखा होगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश। क्या लिखा होगा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। तो नाम एक है, पद दो हैं, उसके पास क्या है, नाम एक है, पद दो हैं। तो जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं होते, कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं होते, ये एक ही व्यक्ति होता है। जब कोई न्यायाधीश किसी आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहा है, जब कोई न्यायाधीश किसी आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहा है तो हम उसको सत्र न्यायाधीश कहेंगे, सेशन जज कहेंगे। जब वह दीवानी मामले की सुनवाई कर रहा है तो हम उसको मतलब जब सिविल मामले की सुनवाई कर रहा है, सिविल मामले में जब कोई हियर कर रहा है, सुन रहा है, तो फिर हम उसको जिला न्यायाधीश कहते हैं। एक ही व्यक्ति होता है, अलग अलग नहीं होता। दूसरी बात, हाँ क्या जूम करना है भाई, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, परेशान मत होइएगा। 15/7/1996, तो मुझे नहीं लगता कि शायद भर पाओगे। अगर जल्दी से फॉर्म आ जाता है और उसमें 1 अगस्त मांगता है शायद, तो हो सकता है भर पाओ फॉर्म। ठीक है, वैसे फॉर्म जल्दी आएगा, परेशान मत होइएगा, बहुत जल्दी फॉर्म आएगा। ठीक है, हाँ अगर जनरल में है तो 23 साल से ज्यादा अगर हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक चलेगा, तो ये क्या करता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी यहाँ पर करता है। ठीक है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। ये हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसमें परामर्श भी देता है। अब प्रदेश के जितने भी प्रदेश के हाई कोर्ट में जितने भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी उसमें भारत के राष्ट्रपति को परामर्श भी देगा। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसमें 160 जजों की संख्या है, जिसमें 76 आपके परमानेंट जज होते हैं, 84 एडिशनल जज होते हैं। कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया था एक बार, 84 एडिशनल जज हैं। तो जब ये इन जजों की, परमानेंट जजों की नियुक्ति की बात आएगी तो इस नियुक्ति में सिफारिश भी देता है, अपनी परामर्श भी देता है भारत के राष्ट्रपति को। और ये आर्टिकल 217 के 2 में लिखा है कि राज्यपाल से परामर्श मांगी जाएगी जब किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो ये थे इसके कार्यपालिका संबंधी काम। ये क्या थे, इसके कार्यपालिका संबंधी काम। कुछ इसके विधायी काम भी होते हैं। आप सभी को पता है कि प्रदेश का जो विधानमंडल है, क्या है, प्रदेश का जो विधानमंडल है वो राज्यपाल के बिना कंप्लीट नहीं होता, वो राज्यपाल के बिना कंप्लीट नहीं होता। अर्थात प्रदेश के विधानमंडल का ये अभिन्न हिस्सा होता है। प्रदेश के विधानमंडल का ये क्या होता है, विधानमंडल का अभिन्न भाग होता है, अभिन्न हिस्सा होता है। इसके बिना विधानमंडल पर हम जब जाएंगे तब विधानमंडल को और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे समझेंगे। प्रदेश के विधानमंडल का अभिन्न हिस्सा होता है, यह प्रदेश की विधानसभा के सत्र को बुलाएगा। अब पूछा जाए उत्तर प्रदेश की विधानसभा सत्र को बुलाने का काम कौन करेगा, जिसे हम कहते हैं सत्र आह्वान। क्या कहते हैं, सत्र आह्वान हो जिसे हम कॉल द सेशन कहते हैं, और सत्रावसान हो जिसे हम प्रोरोगेशन कहते हैं। दोनों काम करने का काम करता है। विधानसभा के सत्र, विधानसभा व विधान परिषद के सत्र को बुलाता है। क्या करता है, सत्र को बुलाता है। सत्र बुलाना हो जिसे हम सत्रावसान कहते हैं, कॉल द सेशन करना हो, ठीक है, और चाहे सत्रावसान करना हो, पूछा अगर जाए तो राज्यपाल ही करता है। सत्रावसान भी कौन करता है, आपका राज्यपाल ही करेगा। क्या करेगा, राज्यपाल ही करता है। और शुरुआत के सत्र की शुरुआत में विधानमंडल को संबोधित भी करता है। क्या करता है, सत्र की शुरुआत में विधानमंडल को संबोधित भी करता है।
ठीक है, विधानमंडल को संबोधित भी करता है। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक व्यक्ति को मनोनीत करने का भी अधिकार होता है। क्या होगा इसे? यूपी की विधानसभा, यूपी की विधानसभा में इसको मनोनीत करने का भी अधिकार होता है। विधानसभा में इसको मनोनीत करने, विधानसभा में मनोनीत करने का भी अधिकार होता है। एक व्यक्ति को, कितने व्यक्ति, क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 2 नहीं होता, वहां पर 2 राष्ट्रपति के पास होता है। लोकसभा में जो करते हैं, इनके पास 2 सदस्यों के मनोनयन की शक्ति नहीं होती, ये एक सदस्य को यहां पर मनोनीत करते हैं, और ये होता है एंग्लो इंडियन बेसिस पर। किसको होता है, किसके बेसिस पर होता है? एंग्लो इंडियन के बेसिस पर। राज्यपाल को जब लगेगा कि एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन प्रदेश की विधानसभा में कंप्लीट नहीं है, या है नहीं, कोई एंग्लो इंडियन चुन के नहीं आ पाया, तो एक व्यक्ति को अपनी तरफ से यहां पर वो भेज सकता है जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का होगा। और ये हमारे संविधान में भी लिखा गया है। संविधान के आर्टिकल 333 में इसकी चर्चा की गई है। संविधान के आर्टिकल 333 में इस बात की चर्चा की गई है कि प्रदेश का राज्यपाल एक व्यक्ति को प्रदेश की विधानसभा में मनोनीत करेगा। ये व्यक्ति अध्यादेश भी जारी कर सकता है। मान लो प्रदेश की विधानसभा सत्र में नहीं है, उस समय विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा, और किसी जरूरी विषय पर कोई अध्यादेश जारी करना है, और सरकार है नहीं, विधानसभा का सत्र उस समय है नहीं, तो ये अध्यादेश भी जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? अध्यादेश भी जारी कर सकता है। तो अध्यादेश भी यहाँ पे जारी किया जा सकता है, और इस अध्यादेश का जो टाइम होगा वो होगा 6 सप्ताह, कि 6 सप्ताह तक ये प्रभाव में रहेगा। इसका वही शक्ति होती है, इस अध्यादेश की, इस ऑर्डिनेंस की वही पावर होती है जो एक अधिनियम की होती है, जो एक एक्ट की होती है। तो ये अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं भाई साहब, इनके पास एक शक्ति होती है, और ये शक्ति आर्टिकल 201 में लिखी है। कहा गया है कि प्रदेश के विधानमंडल से अगर कोई बिल पारित होके आता है और भारत के प्रदेश के राज्यपाल को ये लगता है कि इस विधेयक पर राष्ट्रपति की राय लेना बहुत जरूरी है, तो प्रदेश का राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति की राय जानने के लिए सुरक्षित रख सकता है अपने पास। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति की राय के लिए उसे अपने पास सुरक्षित रख सकता है। तो ये आपने ये देखी कि उसके पास क्या क्या शक्ति होती हैं। हाँ जी, उसके पास क्या क्या शक्ति होती है। इसके साथ साथ प्रदेश के राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्ति भी होती है। क्या होती हैं? आपातकालीन शक्ति भी होती हैं, जिसका प्रयोग आर्टिकल 356 के माध्यम से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और जब प्रदेश में आर्टिकल 356 के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगेगा, उस समय राज्यपाल ही प्रदेश का क्या होगा? कार्यपालक होगा। सारी की सारी कार्यपालकी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में होगी, क्योंकि उस समय सरकार को भंग कर दिया जाता है। और साथ के साथ विधायी शक्ति भी राज्यपाल के हाथ में होती है, केंद्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो चाहे आपकी कार्यपालिकी शक्तियां हो, चाहे आपकी विधायी शक्तियां हो, उन शक्तियों का प्रयोग केंद्र कर सकता है, और केंद्र के बिहाफ पर राज्यपाल वहां का कार्यपालक होता है, क्योंकि वैसे भी केंद्र का ही प्रतिनिधि माना जाता है प्रदेश में राज्यपाल होना। ठीक है, केंद्र के का ही प्रतिनिधि माना जाता है, रिप्रेजेंटेटर माना जाता है। तो ये क्या होता है? राज्यपाल को अगर लगता है कि प्रदेश में ठीक से काम नहीं हो रहा, संविधान के अनुसार नहीं हो रहा, या फिर किसी चुनाव के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहां पर कोई सरकार नहीं बन पा रही और विधानसभा की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, तो राज्यपाल सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति के पास कि प्रदेश में इस समय राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। और अब तक 10 बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कितनी बार? 10 बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अंतिम बार 2002 में राष्ट्रपति शासन लगा था, और तब इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह। कौन थे? राजनाथ सिंह, जो कि अभी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जब अंतिम बार प्रदेश में 2002 में
राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय क्या थे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। तो 2002 में लास्ट बार, उससे पहले 9 बार लग चुका है, 9 बार उससे पहले प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो हमारा आंसर होगा 10 बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है टोटल। अंतिम बार 2002 में लगा। जब अंतिम बार लगा तब प्रदेश के चीफ मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे। कौन थे? राजनाथ सिंह प्रदेश के उस समय चीफ मिनिस्टर थे। तो ये तो थी इनकी कुछ शक्तियां। अब हम आते हैं दूसरा जो कार्यपालक होता है प्रदेश का, मुख्यमंत्री। क्या होता है? मुख्यमंत्री पर आते हैं। राज्यपाल से मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई बाहर का क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। मैं सारा आपको कवर करा रहा हूं। राज्यपाल पर इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, न तो पॉलिटी में पूछेगा और ना ही यूपी जीके में पूछेगा। यूपी जीके में नाम पूछ सकता है, नाम पूछ लेगा कि पहले राज्यपाल कौन थे, वर्तमान के राज्यपाल कौन थे, कितनी बार शासन लग चुका है, ये पूछ सकता है। राज्यपाल का आर्टिकल पूछ सकता है, 153 मैंने बताया। राज्य और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो 164 में होती है वो पूछ सकता है। 5-7 चीजें हैं जिन्हें आपने याद करना है, जिनको आपने याद करना है। विधानसभा में मनोनीत जो करता है, मनोनीत करने की शक्ति के बारे में पूछ सकता है, किस आर्टिकल में है या फिर कितने लोगों को मनोनीत करता है। यही क्वेश्चन पूछे गए जो मैंने यहाँ पे अभी रिपीट किए, सारे क्वेश्चन थे और ये पूछे गए हैं आपसे, ये आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री प्रदेश में एक बहुमत दल का, विधानसभा में जिस पार्टी का बहुमत आता है, जिस पार्टी का बहुमत आता है, अभी विधानसभा पे भी हम बात करेंगे, जिस पार्टी का प्रदेश में बहुमत आएगा विधानसभा में, उस पार्टी का नेता होता है, जिसे हम बहुमत दल का नेता कहते हैं, और उसी को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, जो कि प्रदेश का वास्तविक कार्यपालक होता है। क्या होता है? प्रदेश का वास्तविक कार्यपालक होता है। सभी शक्तियां इसके हाथ में होती हैं। वास्तविक कार्यपालक होता है प्रदेश का, ठीक है, वास्तविक कार्यपालक होता है, कार्यपालक होता है। इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, रियल हेड होता है एग्जीक्यूटिव का। क्या होता है? रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूपी या फिर स्टेट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये प्रदेश की कार्यपालिका का वास्तविक कार्यपालक होता है। यही सिफारिश करता है कि इस व्यक्ति को क्या बनाया जाए, मंत्री बनाया जाना चाहिए। तो अगर हम बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री की आर्टिकल 167 के माध्यम से ये दायित्व भी होता है प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जैसे कि योगी आदित्यनाथ वर्तमान में है। अब योगी आदित्यनाथ जो भी काम करेंगे, जो भी स्कीम लेके आएंगे, या फिर जिस प्रकार के भी वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, उन सारी जानकारी को अवगत कराना होगा उन्हें राज्यपाल से। या तो राज्यपाल उन जानकारियों को खुद मांग सकते हैं कि अच्छा योगी जी आप ये बताइए कि आपने ये काम किया ही कैसे किया, या फिर क्या करना चाहते हैं इस पर, आगे आपके क्या विचार हैं। तो मुख्यमंत्री को सारी बातें बतानी पड़ेंगी राज्यपाल को, ठीक है। या फिर मुख्यमंत्री खुद ही, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने किए गए कामों की सारी जानकारी किसको दें? राज्यपाल को दें। तो जानकारी देनी पड़ती है यहाँ पर राज्यपाल को, ठीक है। तो ये तो था इनका नियुक्ति कैसे होती है, कौन व्यक्ति बन सकता है, ठीक है। कौन व्यक्ति बन सकता है? वो जो आपका विधानसभा का सदस्य होगा या फिर विधान परिषद का सदस्य होगा। विधान परिषद या विधानसभा में से कोई भी व्यक्ति बन सकता है प्रदेश का मुख्यमंत्री। अगर नहीं भी है तो भी 6 महीने तक रह सकता है। यहाँ पर सेम प्रधानमंत्री की तरह ही होता है कि जिस प्रकार से, अच्छा स्लो लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, लिखो, मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लो, स्लो ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आते हैं कि फैक्ट बेसिस, मुख्यमंत्री के बारे में फैक्ट आते हैं कि जैसे कि प्रथम, अब लिखो यहाँ पे, जैसे कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे प्रदेश के, कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाता है, ठीक है। प्रदेश का क्या पूछा जाता है? प्रथम मुख्यमंत्री, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। क्या पूछा जाता है? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पूछा जाता है। तो ये तो मैंने अभी पॉलिटिकल चीजें बताई, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जो हमारे संविधान में लिखी गई, वो आर्टिकल बताए मैंने आपको। और नियुक्ति होती है कि कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं शपथ, ठीक है। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर तो कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, हाँ जी, गोविंद वल्लभ पंत।
गोविंद बल्लभ पंत प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही जानकारी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, यही क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो गोविंद बल्लभ पंत प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे। क्या थे? प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे। ये बताओ कि ये कब बने थे, इनकी नियुक्ति कब हुई थी? हाँ, गोविंद बल्लभ पंत। चलिए, गोविंद बल्लभ पंत की अगर हम लोग बात करें तो ये 1937 में जब चुनाव हुए थे भारत के 11 राज्यों में, सुनो ध्यान से, भारत के 11 राज्यों में जो अंग्रेज सरकार थी उसने चुनाव कराए थे। उस 11 में से 6 राज्यों में तो कांग्रेस ने सरकार बना ली, उसमें से एक यूपी भी था जिसे हम संयुक्त प्रांत उस समय कहते थे, तो उसमें भी कांग्रेस की सरकार बनी थी और उस समय गोविंद बल्लभ पंत ही प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे। कौन बने थे? प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे। तो 1937 में भी बने थे, 1937 में भी बने थे। 28 महीने तक सरकार रही थी, 28 महीने तक ये शासन में रहे थे 1939 तक, और उसके बाद विदाई हो गई थी। लेकिन देखी जाए तो इनका दोबारा से जो कार्यकाल शुरू होता है वो 1 अप्रैल 1946 से, कब से? 1 अप्रैल 1946 से 1 अप्रैल 1946 से गोविंद बल्लभ पंत जब दोबारा से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तिथि होती है 1 अप्रैल 1946, 1 अप्रैल 1946, और यहाँ से लेके ये 27 दिसंबर 1954 तक, 27 दिसंबर 1954 तक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहते हैं, प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहते हैं। इसके बाद 28 दिसंबर 1954 को संपूर्णानंद, 28 दिसंबर, ये तो पहले थे। और द्वितीय की बात करें कि द्वितीय कौन थे, द्वितीय चीफ मिनिस्टर प्रदेश के कौन थे, द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे, सेकंड चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? संपूर्णानंद द्वितीय चीफ मिनिस्टर थे, जो कि 28, इसके बाद 28 दिसंबर 1954 से लेके 28 दिसंबर 1954 से लेके आपके 1960 तक, कब? 1954 से लेके 1960 तक लगभग 6 सालों तक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। तो पहला आपको याद होना चाहिए, दूसरा आपको याद होना चाहिए, पहला याद होना चाहिए और दूसरा आपको ये याद होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट जो है कि पहली महिला मुख्यमंत्री, जो कई बार पूछा जाता है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी प्रदेश की? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी पहली प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री, न कि प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। ये 1951 में दिल्ली से लोकसभा गई थी, जो आपकी नई दिल्ली वाला क्षेत्र है आज का वर्तमान का, यहाँ से लोकसभा सीट जीतकर लोकसभा में गई थी। लेकिन ये 1963 में प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी थी सुचेता कृपलानी। 1963 से लेकर लगभग 1967 तक प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी और ये प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये न केवल प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी बल्कि भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इनसे पहले भारत में कोई भी चीफ मिनिस्टर महिला नहीं हुई थी। तो दोनों रिकॉर्ड, चाहे गवर्नर का रिकॉर्ड हो और चाहे चीफ मिनिस्टर का रिकॉर्ड हो, दोनों रिकॉर्ड यूपी के पास हैं। महिला चीफ मिनिस्टर भी यूपी ने सबसे पहले दी और महिला गवर्नर भी यूपी ने सबसे पहले दी। तो आप इस चीज को याद रखेंगे ना? हाँ जी, हाँ, देश की भी पहली, बिल्कुल सही, रवि दिल्ली कह रहे हैं कि देश की भी पहली और यूपी की भी पहली, तो बिल्कुल सही बात है, वो देश की भी पहली थी और यूपी की भी पहली थी। ठीक है, चलेगा। अब इसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और द्वितीय महिला मुख्यमंत्री की बात करें। अगर द्वितीय महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पर नाम निकल के आता है मायावती का। किसका नाम निकल के आता है? मायावती का आता है द्वितीय महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करें, ठीक है, द्वितीय महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो मायावती जी का नाम निकल के आता है। किसका आता है? मायावती का। ठीक है, ये 1995 में पहली बार बनी। कब बनी? 1995 में पहली बार प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी। 1995 में प्रदेश की पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी। दूसरी बार 1997 में बनी, लगभग 6 महीने के लिए बनी थी।
और उसके बाद 2002 से, हाँ उसके बाद 2002 में चीफ मिनिस्टर बनी। तो 1995, 1997 और आपका 2002 में चीफ मिनिस्टर बनी और 2002 से लेके 2007 तक भी चीफ मिनिस्टर रही। यहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं रहती है, लगभग 1.5 साल की चीफ मिनिस्टर थी 2002 से 2003 तक, 20 अगस्त 2003 तक रही थी। तो 2002 में तीसरी बार और 2007 में चौथी बार। ये सर्वाधिक बार भी मुख्यमंत्री हैं, ये 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। पहली बार 1995 में, दूसरी बार 1997 में, 97 में, तीसरी बार 2002 में, चौथी बार 2007 में। 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं मायावती, ठीक है। और द्वितीय महिला मुख्यमंत्री भी हैं, द्वितीय महिला मुख्यमंत्री भी हैं। कुछ नाम ऐसे हैं हमारे पास जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके साथ भारत के प्रधानमंत्री भी बने। तो 2 नाम है हमारे पास, ये नाम भी बड़े पूछे जाते हैं। बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी रहे। तो उसमें पहला नाम आता है चौधरी चरण सिंह का। किसका आता है? चौधरी चरण सिंह का नाम आता है। हाँ, चौधरी चरण सिंह का नाम आता है, ठीक है। किसका आता है? चौधरी चरण सिंह का नाम आता है। ये 1967 में, 1967 में प्रदेश के क्या बने? प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। इसके बाद 1967 के बाद 1970 में फिर से कुछ महीनों के प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। और यही व्यक्ति बाद में 1980 में, 1980 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 28 जुलाई 1979 से लेके 14 जनवरी 1979 से लेके 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। हालांकि यह फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाए, उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फ्लोर टेस्ट मतलब बहुमत नहीं था इनके पास, और ये ऐसे प्रधानमंत्री थे देश के जो कभी भी लोकसभा नहीं गए। तो ये प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे थे चौधरी चरण सिंह। कब तक रहे थे? एक बार 1967 में बने थे, एक बार 1970 में बने थे। तो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे चौधरी चरण सिंह, जो कि प्रदेश के क्या बने? देश के प्रधानमंत्री भी चुने गए, देश के प्रधानमंत्री भी चुने गए। एक और शख्स हैं जिनको हम बीपी सिंह के रूप में जानते हैं, बीपी सिंह को रूप में जानते हैं। हाँ जी, बीपी सिंह एक ऐसे शख्स हैं जो 10 वर्ष की उम्र में, 1931 में इनका जन्म हुआ था और 1941 में ये इलाहाबाद के पास एक छोटी सी रियासत थी, वहां के राजा बन गए थे। 10 वर्ष की उम्र में 1941 में ये वहां के क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। तो ये राजा साहब थे। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बने बीपी सिंह। उससे पहले ये जून 1980 में, 9 जून का शायद वो दिन था, जून 1980 में ये प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। जून 1980 में ये प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने और ये लगभग 82 तक, जुलाई 1982 तक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। और 1990 में देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो हमारे पास 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहने के साथ साथ देश के मुख्यमंत्री भी बने, देश के मुख्यमंत्री भी बने। इनके साथ साथ एक व्यक्ति हमारे पास ऐसे हैं जो प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहने के साथ साथ किसी अन्य स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर रहे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया यूपी पुलिस में ही। तो ये थे आपके एनडी तिवारी। कौन थे? एनडी तिवारी। नारायण दत्त तिवारी कौन थे? नारायण दत्त तिवारी ये यूपी के सीएम रहे। और उसके बाद जब यूपी से अलग उत्तराखंड हुआ तो उत्तराखंड के भी 3 बार लगभग सीएम बने। 2002 में बने, उसके बाद 2003 में बने और उसके बाद एक और बार बने। तो ये यूपी के और उत्तराखंड दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 2 स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। और कोई ऐसे चीफ मिनिस्टर नहीं थे प्रदेश में जो 2 स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो अब आप याद करो इन चीजों को। अब आप कैसे याद करोगे? हाँ, 1990 में चौधरी चरण सिंह एंड वीपी सिंह दोनों देश के प्रधानमंत्री बने। दोनों क्या बने? देश के प्रधानमंत्री बने। चलेगा, देश के क्या बने? दोनों प्रधानमंत्री बने। बाकी की अगर हम वर्तमान की बात करें, अब आपको पता होना चाहिए पहले कौन से थे, दूसरे कौन से थे, पहले महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी, सर्वाधिक बार कौन बने। सबसे कम उम्र की अगर बात करें तो अखिलेश यादव
प्रदेश के सबसे कम उम्र के चीफ मिनिस्टर रहे, क्योंकि ये 1973 इनका डेट ऑफ बर्थ है, 1973 1973, और ये प्रदेश के चीफ मिनिस्टर 2012 में बने थे। तो 27 और 12 39 साल की उम्र में ये प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। क्या बन गए थे? 39 साल की उम्र में ये प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। 15 मार्च 2012 को बने थे, 15 या 12 ऐसे ही कुछ था, बट डेट याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 39 वर्ष की उम्र में प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, अर्थात सर्वाधिक कम उम्र में, मतलब न्यूनतम आयु कह सकते हैं, सबसे कम उम्र में प्रदेश के बनने वाले चीफ मिनिस्टर हैं कौन? 39 वर्ष की उम्र में कौन? अखिलेश यादव। ये भी आप याद रखेंगे। वर्तमान में जो शख्स अखिलेश यादव, वर्तमान में जो शख्स आपके मुख्यमंत्री हैं, ये पद क्रम के अनुसार 32वें मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। क्या है? पद क्रम के अनुसार 32वें मुख्यमंत्री हैं। पद क्रम होता है, अब जैसे कि मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो वो चारों बार काउंट होंगी। जब हम यही व्यक्ति क्रम देखेंगे तो मुख्यमंत्री मायावती जी 4 तो व्यक्ति हो नहीं सकती, एक ही होंगी, तो वो एक ही काउंट हो जाएगा। तो जब व्यक्ति क्रम के अनुसार देखेंगे तो 21वें नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं। किसके नंबर के? 21वें नंबर के। पद क्रम के अनुसार 32वें नंबर के, और नाम है इनका योगी आदित्यनाथ। क्या है? योगी आदित्यनाथ वर्तमान में प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। ये हैं मार्च 2017 से अब तक, ठीक है, से अब तक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि 32वें नंबर के प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। क्या है? 32वें नंबर के प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। इनकी अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि पूछा जा सकता है, तो ये हमारी विधान परिषद के सदस्य हैं, न कि विधानसभा के। विधान परिषद के सदस्य हैं, अर्थात ये उच्च सदन के सदस्य हैं, एमएलसी हैं। क्या है? ये एमएलए नहीं है, विधायक नहीं है, ये क्या है? एमएलसी हैं। ठीक है, तो ये उच्च सदन के सदस्य हैं। ये क्या है? उच्च सदन के सदस्य हैं। बाकी इनके दोनों साथी, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इनका नाम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश चंद, तो दोनों ये क्या है? दिनेश चंद शर्मा पूरा नाम। तो ये क्या है? तीनों ही लोग ये क्या है? एमएलसी हैं, क्योंकि इनमें से 2 केशव प्रसाद मौर्य और खुद योगी आदित्यनाथ इससे पहले सांसद हुआ करते थे। एक हुआ करते थे फूलपुर से और एक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से, 5 बार के सांसद रहे हैं। तो जब इनको चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया प्रदेश का, तो ये उच्च सदन में गए, मतलब विधान परिषद से गए। विधान परिषद के सदस्य हैं, उच्च सदन के सदस्य हैं। तो योगी आदित्यनाथ, और कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा, 32वां नंबर याद रखना, ठीक है, और व्यक्ति क्रम के अनुसार 21वां नंबर याद रखना, 21वां, 21st और 32nd ये याद रखना। बाकी कार्यकाल इनका मार्च 2017 से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? कार्यकाल इनका मार्च 2017 से शुरू होता है। ब्राइटनेस ज़्यादा कहाँ है? चलेगा। अब ये तो हमारी कार्यपालिका समाप्त हो जाती है, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं क्वेश्चन, परेशान मत होना कभी भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? व्यवस्थापिका की। प्रदेश की जो व्यवस्थापिका है, क्या है? प्रदेश की जो व्यवस्थापिका है हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रदेश की जो व्यवस्थापिका है हम उसकी बात कर लेते हैं। व्यवस्थापिका का मतलब होता है, विधायिका भी कह सकते हैं आप, ठीक है। व्यवस्थापिका, प्रदेश की व्यवस्थापिका की हम बात कर लेते हैं। व्यवस्थापिका का मतलब लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव। इसे हम विधानमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम विधानमंडल भी कहते हैं। प्रदेश में जो व्यवस्था है वो है द्विसदनीय। क्या है? द्विसदनीय, अर्थात यहाँ पर द्विसदन है, द्विसदनीय, जिसे हम बाई कैमरल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे हम बाई कैमरल प्रदेश की व्यवस्था है। बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम है उत्तर प्रदेश में। इसमें एक होता है आपका विधान परिषद। क्या होता है? एक होता है विधान परिषद। क्या होता है? एक होता है विधान परिषद और दूसरे होती है इसमें विधानसभा। दूसरा क्या होता है इसमें? विधानसभा। दूसरा होता है इसमें विधानसभा। एक विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। विधान परिषद को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या कहते हैं इसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसको कहते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कहते हैं इसको? लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो विधान परिषद होता है अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ये हमारे बाई कैमरल
सिस्टम का अपर हाउस होता है। ये क्या होता है? अपर हाउस होता है, अर्थात ये उच्च सदन होता है। क्या होता है? ये उच्च सदन होता है। और ये हमारा निम्न सदन या लोअर हाउस होता है। क्या होता है? विधानसभा लोअर हाउस होता है, विधानसभा लोअर हाउस होता है, अर्थात निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है। अगर हम बात करें प्रदेश के विधान परिषद की, किसकी बात करें? प्रदेश के विधान परिषद की, तो पहली बार विधान परिषद 1937 में बनी। और विधानसभा की बात करें, क्योंकि द्विसदनी व्यवस्था भी लगभग 1935 के ही भारत शासन अधिनियम से शुरू की गई थी, ठीक है। और विधानसभा की बात करें, ये विधानसभा भी 1937 से ही पहली बार गठित होती है, 1935 से ही पहली बार गठित होती है। आगे हम विधान परिषद की बात करें, प्रदेश का जो विधान परिषद है, काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें अगर सदस्यों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या 100 होती है। कितनी है? 100 होती है यहाँ पर सदस्यों की संख्या। अगर विधानसभा में हम लोग सदस्यों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 404 होती है। कितनी होती है? 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक सदस्य वहां पर मनोनीत होता है। वैसे तो 403 होते हैं जिन पर इलेक्शन लड़ा जाता है। एक सदस्य राज्यपाल के लिए होते हैं, यहाँ पर राज्यपाल उनको यहाँ पर मनोनीत कर सकते हैं। राज्यपाल क्या कर सकते हैं? इनको मनोनीत कर सकते हैं। तो 404, मैं इसको मिटा के फिर से ऊपर लिखूंगा, 404 विधानसभा में। आप 404 याद ना भी रख पाओ तो ज्यादातर ऑप्शन में 403 ही होता है, ठीक है। तो 403 विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है, ठीक है। हम अगर बात करें विधान परिषद की, क्या बात करें? विधान परिषद की अगर हम लोग बात करें कि प्रदेश का जो विधान परिषद है, क्या है? प्रदेश का जो विधान परिषद है, प्रदेश का जो विधान परिषद है, ठीक है, प्रदेश का जो विधान परिषद है अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो काउंसिल है लेजिस्लेटिव काउंसिल है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए, और जानकारी ये है कि आपके एग्जाम तो है, जूनियर असिस्टेंट का है, यूपीपीसीएस का है, कांस्टेबल का भी होगा, एनटीपीसी का भी होगा, सीपीओ का भी एग्जाम होगा। उसके लिए आज मैं खुद रहूंगा 1 AM से लेके 4 AM तक रात में, 1 AM से लेके 4 AM तक लगभग 100 क्वेश्चन लेके आपके लिए हाजिर रहूंगा मैं 1 से 4 बजे तक। लगभग 100 क्वेश्चन लेके पॉलिटी के, टॉप 100 क्वेश्चन लेके पॉलिटी के आपके सामने आज हाजिर रहूंगा रात में। तो आप लोग जरूर मिलिएगा 1 बजे। मुझे उम्मीद है आप लोग आएंगे जरूर, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग 1 बजे आएंगे रात को और 4 बजे तक मेरे साथ रहेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं विधान परिषद की। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? विधान परिषद की। इसको मिटा देते हैं, कहां से बीच में आ गया। विधान परिषद की बात कर रहे थे, इसमें सदस्यों की संख्या 100 है। तो प्रदेश का जो विधान परिषद है ना, इसमें सदस्यों की संख्या 100 है, लेकिन ये सदस्य किस प्रकार से निर्वाचित किए जाते हैं? देखो, इसमें से जो 1/3 सदस्य होंगे वो राज्य की विधानसभा के द्वारा भरे जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे? राज्य की विधानसभा के द्वारा। इसके लिए आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 169। कौन सा है? 169 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो विधानसभा के जो सदस्य होंगे वही सदस्य कितने सदस्यों को भरेंगे? यहाँ पे 1/3 सदस्यों को, 1/3 सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होंगे विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। मतलब जो हमारे MLA होते हैं, ठीक है, सदस्यों के द्वारा। मतलब जो हमारे MLA होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जिन्हें हम विधायक कहते हैं, 1/3 सदस्यों को यहाँ पर विधायक ही भेजते हैं। कहां पर? विधान परिषद में, विधान परिषद में, ठीक है। 1/3 सदस्यों को हमारी स्थानीय सरकारें भेजती हैं। स्थानीय सरकारें जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य भेजते हैं, 1/3 सदस्यों को यहाँ पर सरकार भेजती है। 1/6 सदस्य यहाँ पर क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। 1/6 सदस्य क्या होते हैं? यहाँ पर मनोनीत होते हैं, और ये मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं। ये राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं। बाकी 1/6 बचे, इसके 2 पार्ट होते हैं, 1/3 और 1/3, 1/3 और 1/3। ये प्रदेश के स्नातक होते हैं, मतलब जैसे ग्रेजुएशन जो कर चुके युवा होते हैं, जैसे मैं और आप, और 3 साल पहले ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो हमें इनको वोट करने का अधिकार होता है, हम इनको वोट कर सकते हैं। और बाकी 1/3 सदस्य प्रदेश के जो अध्यापक होते हैं, जो अध्यापन का काम कर रहे होते हैं, उनको वोट करने का राइट होता है। तो प्रदेश के जितने भी विधान परिषद के मेंबर चुने जाएंगे वो इसी क्रम से चुने जाते हैं।
वो इसी क्रम से चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, स्थानीय सरकार के द्वारा और 1/6 राज्यपाल के द्वारा। बाकी 1/6 बचते हैं, उनमें से 1/3 स्नातक अर्थात ग्रेजुएट जो लोग होते हैं उनके द्वारा, और बाकी के 1/3 अध्यापकों के द्वारा यहाँ पर निर्वाचित किए जाते हैं। हाँ, स्थानीय निकाय कह सकते हैं, स्थानीय सरकार कह सकते हैं, एक ही बात होती है। क्या होती है? एक ही बात होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि विधान परिषद का गठन तो हो गया, अब इन्हीं में से एक सदस्य को विधान परिषद का सभापति बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इन्हीं में से एक व्यक्ति को विधान परिषद का सभापति बनाया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें कि पहले सभापति कौन बने थे विधान परिषद के, तो थे सर सीताराम। कौन थे? सर सीताराम पहले विधान परिषद के सभापति बने थे। कौन बने थे? सर सीताराम पहले विधान परिषद के सभापति बने थे। ठीक है, सर सीताराम पहले विधान परिषद के सभापति बने। वर्तमान में अगर देखें तो रमेश चंद, कौन है? रमेश चंद। ठीक है, रमेश चंद विधान परिषद के सभापति हैं वर्तमान की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो रमेश चंद हमारी विधान परिषद के सभापति हैं। इस क्लास को कल से हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे और बाकी जब व्यवस्थापिका हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर अगला चैप्टर करेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर करेंगे। कल हम विधानसभा के बारे में बात करेंगे, प्रदेश की विधानसभा के बारे में, कितनी सीटें किसके लिए रिजर्व हैं, कौन पहला अध्यक्ष, कौन वर्तमान में अध्यक्ष। ठीक है, इन सब की बात करेंगे। तो क्लास कैसी रही ज़रूर बताएंगे। हाँ, ज़रूर बताएंगे। रमेश चंद यादव, ठीक है, कौन है? चेयरमैन है, सभापति हैं हमारे किसके? विधान परिषद के वर्तमान में। ठीक है, आवाज नहीं आ रही भाई? आवाज आ रही होगी, चलेगा तो बताइएगा। हाँ ठीक, देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए प्रेजेंट में कितने आर्टिकल हैं? प्रेजेंट में कितने आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ जी, आर्टिकल मैंने काउंट नहीं किए हैं क्योंकि किसी बुक में एग्जैक्ट होंगे भी नहीं, अभी चेंज होते रहते हैं हर सत्र में। 463-63 के आसपास थे कुछ समय पहले तक, तो उसमें चेंज होते रहते हैं। एग्जैक्ट नंबर मुझे भी नहीं पता कि कितने हैं। ठीक है, चलेगा। तो हम लोग मिलेंगे रात को 1 बजे। ठीक है, 1 बजे रात को मिलेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जितना भी संविधान संशोधन होते हैं उसके माध्यम से कोई ना कोई आर्टिकल जुड़ जाता है, तो वो किसी बुक में अपडेट हो नहीं पाता। ठीक है, तो एग्जैक्ट आज की डेट में कितने हैं मुझे नहीं पता, जानकारी नहीं है। हाँ, 395 आर्टिकल हैं, लेकिन वो 395, और इसीलिए आपने देखा होगा एग्जाम में कभी एग्जैक्ट नहीं देता, कहता है 450 से ज़्यादा या 400 से ज़्यादा, क्योंकि उसे भी पता होता है बदल सकता है ये आंकड़ा, तो ये बदलता रहता है आंकड़ा। कभी कभी कुछ हटा दिए जाते हैं, कभी कभी कुछ जोड़ दिए जाते हैं जब संविधान संशोधन होता है। तो मैं नहीं कह सकता एग्जैक्ट कितने हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता। जो चीज़ मुझे नहीं पता होती भाई मैं मान लेता हूँ मुझे नहीं पता। चलेगा, हम मिलते हैं कल, बात करेंगे। ठीक है, कल हम बात करेंगे क्लास कैसी रही इस बात के बारे में ज़रूर बताएंगे, इसके बारे में ज़रूर लिखेंगे नीचे क्लास के। और अगर आप सीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सीपीओ की टेस्ट सीरीज़ अपलोड हो चुकी है, परचेज कर सकते हैं। और यूपीपीसीएस की भी टेस्ट सीरीज़ एप्लीकेशन पर परचेज हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है, आप उसको भी परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो पहले, तभी आप परचेज कर पाओगे। तो जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज़ परचेज कर लेंगे। और बाकी क्लास के बारे में ज़रूर बताएंगे। मिलेंगे 1 बजे, ख्याल रखेंगे अपना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।